दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, डिक्लाइन ऑफ मुगल। देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों हम आगे की बात करेंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना था मोहम्मद शाह के बारे में। सैयद बंधुओं ने इसको मुगल एम्पायर बनाया। दोस्तों हम आगे बात कर चुके थे। इसके पहले आप पिछली वाली क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए, तभी आगे की कहानी समझ आएगी। तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया 1719 से 1748 तक। जैसा कि हम जानते हैं, मुगल साम्राज्य में चार मुगल बादशाहों को सिंहासन पर पहुंचाने का काम सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने ये काम किया। इसीलिए इतिहास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किंग मेकर किसे कहा जाता है। तो किंग मेकर इन्हीं को कहा जाता है, सैयद बंधुओं को, क्योंकि मुगल साम्राज्य में चार बादशाहों को सिंहासन पे पहुंचाने का काम इन्हीं सैयद बंधुओं ने, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने काम किया। कौन कौन से थे ये हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठाया। फर्रुखसियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला को, जिसको हम शाहजहां सेकंड के नाम से भी जानते हैं, और रोशन अख्तर, जिसे हम मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में वीडियो देखना है तो पीछे मैं बता चुका हूँ। आप सीरियल वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीरियल वाइज क्लास करेंगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, क्योंकि इसे स्त्रियों का साथ बहुत पसंद था। इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, तो ये ज़्यादातर समय जो अपना टाइम था वो एक्सपेंड किया करता था स्त्रियों के साथ ज़्यादातर हरम में समय बिताया करता था। इसीलिए इतिहासकार इसे रंगीला बादशाह कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसका बेहद करीबी, या यूं कह लीजिए इसका बेहद करीबी दोस्त, या जिससे गहरी मित्रता थी, जिसका नाम था चिनक्लेस खान या निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, चिनक्लेस खान या निज़ाम उल मुल्क, इसी के नाम पर इसीलिए इसने अपना वजीर चिनक्लेस खां को बना डाला, क्योंकि इसका ये बेहद करीबी हुआ करता था निज़ाम उल मुल्क को। ये अपना वजीर मतलब प्रधानमंत्री, में पहले ही क्लासेस में बता चुका। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे ये
मोहम्मद शाह के बादशाह बनते ही मोहम्मद शाह के बादशाह बनते ही इस बादशाह ने अपने मन में सोचा कि अभी तक सैयद बंधुओं ने किसी को नहीं छोड़ा, हत्या करा करा करके एक दूसरे को मतलब मुगल सिंहासन में 4 लोगों को गद्दी पर पहुंचाया है। और इसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी, कहीं ना कहीं से डर था कि ऐसा कहीं ना हो कि सैयद बंधु हमारी भी हत्या करा करके किसी दूसरे को बादशाह बना दे। तो मोहम्मद शाह बादशाह बनते ही अगर चैन से शासन चलाना है तो सैयद बंधुओं की हत्या करानी होगी। अब सैयद बंधुओं की हत्या के पीछे पड़ गया बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। और हुआ क्या जो होना था। 1720 में अपने वजीर निजाम उल मुल्क, या जिसे हम चिनकलेस खां बोल रहे हैं, जो इसका बेहद करीबी हुआ करता था, इसकी मदद से सैयद बंधुओं के छोटे भाई हुसैन अली खां की हत्या करा दी। ये हत्या करवा दी। फिर क्या हुआ, अभी एक सैयद बंधु बचा हुआ था जिसकी भी हत्या करवानी थी। ठीक 2 साल बाद 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधु में सबसे बड़े भाई अब्दुल्ला खां की भी हत्या करा दी। ठीक 2 साल बाद। लो, ये खत्म। रास्ते से हटे सैयद बंधु, और फाइनली यहीं से अंत हुआ सैयद बंधुओं का, और सैयद बंधु रास्ते से हट गए। 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अंतिम बार जजिया कर किसके शासनकाल में वसूला गया और जजिया कर पूर्ण रूप से खत्म किसने किया। तो दोनों का आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसी के शासनकाल में अंतिम बार जजिया कर वसूला भी गया और इसी के शासनकाल में पूर्ण रूप से जजिया कर को खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे पेज नंबर 4 की। दोस्तों 1737 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली में अटैक किया। पेशवा बाजीराव प्रथम या पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ का बेटा हुआ करता था, जो मराठाओं का अगला मतलब सेकेंड पेशवा, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाया गया था। ये पहला पेशवा थे और इनका बेटा बालाजी बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा मराठाओं का बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठाओं का पहला पेशवा कौन था और मराठाओं का दूसरा पेशवा कौन था। तो मराठाओं का पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और मराठाओं का दूसरा पेशवा बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम थे। आगे बात करेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कुछ ऐसे सूबे थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, टोटली इंडिपेंडेंट बन गए, क्योंकि मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही थी। सूबे कौन से? एक बंगाल का सूबा और एक अवध का सूबा और अवध लखनऊ का सूबा और हैदराबाद का सूबा। बंगाल के सूबे को किसने स्वतंत्र किया? मुर्शीद कुली खां ने वहां का ये राज किया करता था और खुद को स्वतंत्र मुगलों से कर लिया, क्योंकि मुगल धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर या कम पड़ रही थी। अवध में शहादत खां ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकलेस खां बोल रहे हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीला का बेहद करीबी था, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया।
क्योंकि इसका मन मोहम्मद शाह रंगीला के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और ये हैदराबाद चला गया। इसका मन जो नहीं रमा बादशाह के साथ, ये बेहद करीबी तो था लेकिन इसका मन उसके साथ नहीं लगा और ये चला गया हैदराबाद और वहां पर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दोस्तों, इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही रोहेल और बंगस पठार भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। रोहेलखंड क्या है और बंगस पठार क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो रोहेलखंड मुरादाबाद, रामपुर, बरेली खंड को रोहेलखंड कहा जाता था और बंगस पठार अलीगढ़, कानपुर खंड को बंगस पठार के नाम से जाना जाता था। ये जो एरिया थी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली खंड की, उसे रोहेलखंड कहते थे और अलीगढ़, कानपुर खंड का जो एरिया हुआ करता था वो बंगस पठार कहलाता था। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सबसे बड़ी एक घटना हुई जिसे हम नादिर, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नादिर शाह का अटैक किसके शासनकाल में हुआ। तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब ये नादिर शाह था कौन? ये एक ईरानी शासक हुआ करता था। ईरान को पहले पर्सिया या फारस कहा जाता था, तो यूं कह सकते हैं पर्सिया या फारस का या ईरान का एक शासक था जिसे नादिर शाह कहा जाता था। तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। 1739 में हुआ नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ईरान में दुरानी वंश का शासक हुआ करता था और जिसे इतिहासकारों ने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहासकारों के द्वारा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह। ठीक है, क्यों कहा जाता था? कि बिल्कुल वैसे ही और नेपोलियन की अगर बात करें तो ठीक बिल्कुल वैसे ही नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो इसी तरीके ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन, ईरान। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पेज नंबर 5 की। पेज नंबर 5 में क्या है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने सैन्य अभियान के लिए बेहद प्रसिद्ध हुआ करता था। सैनिक अभियान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। नादिर शाह हिंदुस्तान में लूटपाट के उद्देश्य से अपनी सेना को लेकर के बढ़ा था। कि जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पे अटैक किया तो उसका मेन उद्देश्य था लूटपाट करना। क्या करना? लूटपाट करना नादिर शाह का। तभी इसी लूटपाट के चक्कर में सन 1739 ईस्वी में 1739 में हुआ एक युद्ध जिसे कहा गया करनाल का युद्ध, जो वर्तमान में करनाल हरियाणा में। ठीक है, और करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया और ये किसके बीच में लड़ा गया? मुगलों के बीच में और नादिर शाह के बीच में। मुगलों में इस समय शासन कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह हुआ करता था और उसकी सेना और नादिर शाह की सेना आपस में भिड़ गई। कहाँ पर? करनाल में 1739 में, जो वर्तमान में हरियाणा में है। इसी की वजह से इसे करनाल का युद्ध कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करनाल का युद्ध कब और किस के बीच में हुआ? तो करनाल का युद्ध मुगलों और नादिर शाह के बीच में हुआ और जो वर्तमान में हरियाणा में है और 1739 में हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया। नादिर शाह ने मुगलों को क्या कर दी? परास्त कर दी। मुगलों की सेना को परास्त कर दिया नादिर शाह ने। उस समय मुगलों की सेना का नेतृत्व निजामुल मुल्क कर रहा था। यही निजामुल मुल्क जो रंगीला का बेहद करीबी दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था चिनक्लेस खां या निजामुल मुल्क।
ओके, आगे हम बात करेंगे। तभी हारने के बाद निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए, नादिर शाह को किसने, नादिर शाह को, और किसने, निजामुल, इस चिनकलेस खां ने नादिर शाह को क्या दिए, 50 लाख रुपए कि भैया आप डोनेशन के रूप में 50 लाख रुपए लीजिए और यहाँ से करनाल से यहीं के यहीं सीधा आप ईरान चले जाओ, ठीक है ना, और तबाही मत मचाओ। तभी हुआ क्या कि अवध के नवाब शहादत खां ने, क्योंकि इसने खुद को स्वतंत्र कर लिया था, ने नादिर शाह से कहा कि 50 लाख से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, आप यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, आप लूट के जाइए अच्छे से, क्योंकि ये मुगलों से खुद को स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शहादत जो खां था वो मुगलों का जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि इसने खुद को स्वतंत्र कर लिया मुगलों से, ठीक है। तो ये मुगलों के खिलाफ हो गया, समझ लो एक तरीके से। तो जब ये मुगलों से एक तरीके से खिलाफ हो गया तो भड़काया किसको, नादिर शाह को, कि आप 50 लाख से आपका खुद कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर आप दिल्ली गए और दिल्ली में अटैक करेंगे तो मुगलों से आपको अथाह संपत्ति मिलेगी, आप पैसा ले नहीं जा पाओगे, इतना सब पैसा है। आगे की बात करेंगे दोस्तों। फिर क्या था, तभी फिर क्या हुआ, जब इसने भड़काया मुगलों शहादत खां ने नादिर शाह को, आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से और अथाह संपत्ति लूट लीजिए। फिर क्या था, नादिर शाह घुसा दिल्ली में और मुगलों ने उसका शानदार स्वागत किया, लेकिन दिल्ली में कुछ नागरिकों ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी। कुछ दिल्ली के नागरिकों ने, जनता ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर ली और इसी से बेहद नाराज हुआ नादिर शाह, और तभी नादिर शाह ने अपने सैनिकों को कत्लेआम करने का आदेश दे दिया कि आप भी अब रुके नहीं, इनका कत्लेआम करना शुरू कर दो। फिर क्या होना था, तबाही और तबाही। तो तबाही और तबाही हुई। आगे पेज में बात करेंगे हम कि आगे हम बात करेंगे कत्लेआम। लगभग ये कत्लेआम 57 दिन तक चला। ये जो कत्लेआम है, ये कत्लेआम लगभग 57 दिनों तक चलता रहा। लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जरा सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नादिर शाह वापस ईरान जाते मुगलों से लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लूटी और अपने साथ तख्ते ताउस, ये 7 सभा नहीं 7 है, 7, अपने साथ तख्ते ताउस, एक पिकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन भी ले गया, जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगे हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरी बार मयूर सिंहासन में बैठने वाला शासक कौन था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आखिरी बार मयूर सिंहासन में बैठने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह वापस लौट गया 70 करोड़ की संपत्ति को हिंदुस्तान से लूटते हुए, और 1747 में नादिर शाह, तभी ईरान का अगला शासक, ये 1747 में नादिर शाह डाइड हो गया, मर गया, और तभी ईरान का अगला शासक बना इसी का सेनापति अहमद शाह अब्दाली। और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही हुआ। तो दोनों ईरानी गुट के नेता अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही
नादिर शाह अथाह संपत्ति लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लूट के ले गया, तो इसके भी वजीर को या इसके भी सेनापति को, ये अहमद शाह अब्दाली को महसूस हुआ कि अभी हिंदुस्तान में धन और लूटने के लिए है, तो इसने अपना पहला आक्रमण ही कर दिया हिंदुस्तान में। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किया हिंदुस्तान में, लेकिन फाइनली अहमद शाह अब्दाली पराजित हुआ, हार गया। फाइनली 1748 में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की मौत हो गई और इसके मर जाने के बाद मुगल बादशाह बना अहमद शाह। कौन बना? अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं, ये अहमद शाह अब्दाली अलग है और अहमद शाह अलग है। तो फाइनली मुगल बादशाह बना अहमद शाह। अगला मुगल बादशाह 1748 से 1754 तक रहा अहमद शाह। ठीक है, तो इसके शासनकाल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार फिर से आक्रमण करेगा और अपना वजीर सफद जंग को नियुक्त करेगा। ये अहमद शाह अब्दाली अपना वजीर सफद खां को नियुक्त करेगा, जो अवध का नवाब हुआ करता था। इसके बारे में हम क्लास नंबर या पार्ट नंबर 4 में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इतनी बात की है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक कहानी के तरीके में बता रहा हूँ, तो पार्ट नंबर 5 विल बी अवेलेबल सून। क्लास को सीरियल वाइज देखते हुए चलें, 1 2 3 4 5, तभी ये कहानी पूरी समझ आएगी। ओके, थैंक यू।